गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। ये आईआईटी जेईई 2012 का क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल नहीं है। जो आपने प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है इससे पहले की सारी वीडियोस में, वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होगा और आप इसका सोल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, देखिए। A ship is fitted with 3 engines, E1, E2 and E3. The engine functions independently of each other with respective probabilities 1/2, 1/4 and 1/4. For the ship to be operational, at least 2 of its engine must function. Let X denote the event that ship is operational and let X1, X2 and X3 denote respectively the event that engine E1, E2 and E3 are functioning. Which of the following is or true? ये मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है। इसमें एक से अधिक ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमने इस प्रॉब्लम में वर्ड फॉर्म में पढ़ा था उसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लें। सोल्यूशन, ये x1, x2 और x3 क्या है? ये इवेंट डिनोट करते हैं कि इंजन E1, E2 और E3 प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। और इंजन E1, E2 और E3 के प्रॉपर्ली फंक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, 1/4 एंड 1/4। सो हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, इस लाइन का मतलब क्या है? द इंजन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स ये जो तीनों इवेंट है x1, x2 और x3, ये कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट। और अब आगे क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में? इसमें कहा गया है फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल एटलीस्ट 2 ऑफ इट्स इंजन मस्ट फंक्शन। दैट मीन्स अगर हमें शिप को ऑपरेट कराना है तो इसके कम से कम 2 इंजन प्रॉपर्ली फंक्शन करें। और x क्या डिनोट करता है? x वो इवेंट डिनोट कर रहा है कि शिप ऑपरेशनल है। तो पहला ऑप्शन देखिए, x1c का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1। हमें ये दिया गया है कि शिप ऑपरेशनल है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है P ऑफ x1c बाई x। हमें ये दिया गया है कि शिप ऑपरेशनल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंजन E1 प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है? क्योंकि x1 क्या था? x1 वो इवेंट डिनोट कर रहा है कि इंजन E1 प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। तो x1c क्या डिनोट करेगा? कि इंजन E1 प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा। ये कितना दे रखा आपको? 3/16। ये ऑप्शन 1 है। ये हमें चेक करना है कि ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स। तो हम P ऑफ x1c बाई x इसे कैसे लिख सकते हैं? P ऑफ x1c इंटरसेक्शन x अपॉन P ऑफ x। और P ऑफ x क्या है? कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि शिप ऑपरेशनल है। और शिप ऑपरेशनल कब है? जब एटलीस्ट 2 इंजन फंक्शन कर रहे हैं। दैट मीन्स हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं? P ऑफ x। और आप देखिए, अगर आप बेस थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम होनी चाहिए, जो आपको मालूम नहीं है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम P ऑफ x निकाल लें, क्योंकि हमें यह मालूम है कि वो शिप ऑपरेट कब कर रहा है? जब उसके 2 इंजन प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं। या तो पहला इंजन और दूसरा इंजन, दोनों इंजन प्रॉपर्ली ऑपरेट करें और तीसरा ऑपरेट ना करे, x3 कॉम्प्लीमेंट। तो 2 इंजन ऑपरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स शिप ऑपरेट करेगी। प्लस या जहां पर और आता है, दैट मीन्स या और कुछ या, तो वहां पे हम प्लस साइन यूज करते हैं। और जहां पर और आता है कि ये होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, वहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। P ऑफ या तो पहला इंजन ऑपरेट करे या तीसरा ऑपरेट करे और दूसरा इंजन ना ऑपरेट करे, x2 कॉम्प्लीमेंट। या दूसरा इंजन ऑपरेट करे और तीसरा इंजन ऑपरेट करे लेकिन पहला इंजन ना ऑपरेट करे, x1c। या फिर तीनों इंजन ऑपरेट करें। यही पॉसिबल केसेस हैं जब वो शिप प्रॉपर्ली फंक्शन करे। और हमसे क्या कहा गया है? x1, x2 और x3 इंडिपेंडेंट इवेंट हैं।
द इंजन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो x1, x2 और x3 इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम p ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं? बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। p ऑफ x1 इंटू p ऑफ x2 इंटू p ऑफ x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस p ऑफ x1 इंटू p ऑफ x3 इंटू p ऑफ x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस p ऑफ x2 इंटू p ऑफ x3 इंटू p ऑफ x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस p ऑफ x1 इंटू p ऑफ x2 इंटू p ऑफ x3। तो यहां से p ऑफ x क्या हो जाएगा? p ऑफ x इज इक्वल्स टू p ऑफ x1 कितना है? 1/2। p ऑफ x2 कितना है? 1/4। और p ऑफ x3 क्या है? 1/4। तो 1/2 इंटू 1/4, और अगर p ऑफ x3 1/4 है तो p ऑफ x3 कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 3/4। 3/4 प्लस p ऑफ x1 क्या है? 1/2 इंटू 1/4 इंटू x2 कॉम्प्लीमेंट दैट इज 3/4 प्लस p ऑफ x2 1/4 p ऑफ x3 1/4 इंटू p ऑफ x1 कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1/2 प्लस p ऑफ x1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 p of x2 1/4 और p of x3 1/4। So that is equals to 3/32 plus 3/32 plus 1/32 plus 1/32, that is equals to 8/32 and that is equals to 1/4। So p of x क्या हो गया? 1/4। no, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में क्या निकालना है? p of x1c by x। so p of x1c by x that is equals to p of x1 intersection x, sorry, x1c intersection x upon p of x। यहां पर भी आप गलती कर सकते हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि x1 और x इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। x1, x2 और x3 इंडिपेंडेंट इवेंट था, तो आपने उसे px1 इंटू px2 इंटू px3 लिख दिया था उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को। लेकिन x1 और x इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, सो यू कांट राइट px1 कॉम्प्लीमेंट इंटू px। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। p ऑफ x1c इंटरसेक्शन x का मतलब क्या है? कि सिर्फ ऑपरेशनल है लेकिन इंजन 1 प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, इजंट इट? दोनों केस एक साथ हो रहे हैं, इंटरसेक्शन है, सिर्फ ऑपरेशनल है और इंजन 1 प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। दैट मीन्स क्या होगा? p ऑफ x1c इंटरसेक्शन x, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अगर सिर्फ ऑपरेशनल है दैट मीन्स कोई दो इंजन तो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे होंगे। तो अगर x1 प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा दैट मीन्स x2 और x3 प्रॉपरली फंक्शन कर रहे होंगे। तो x2 इंटरसेक्शन x3 इंटरसेक्शन x1 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि x1 प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इजंट इट? और ये क्या होगा? क्योंकि x1, x2 और x3 इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम इसे px2 इंटू px3 इंटू px1 कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू p ऑफ x2 क्या था? 1/4 इंटू p ऑफ x3 क्या था? 1/4 और p ऑफ x1 क्या था? 1/2 और कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो भी 1/2 होगा, दैट मीन्स 1/32। तो यहां से p ऑफ x1c बाई x क्या मिल जाएगा आपको? दैट इज इक्वल्स टू 1/32, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी? 1/32 और इसकी वैल्यू कितनी? 1/4। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/32 इंटू 4/1 दैट इज इक्वल्स टू 1/8। और आपको ऑप्शन में दिया क्या गया है? 3/16। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ पार्ट बी। Exactly two engines of the ship are functioning
गिवन दैट सिप इज ऑपरेशनल। तो पार्ट बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? नाउ कम टू पार्ट बी। हमें कंडीशन क्या दी गई है कि शिप ऑपरेशनल है, दो इंजन ऑपरेट कर रहे हैं और शिप ऑपरेशनल है। मान लीजिए पहला और दूसरा ऑपरेट कर रहा है एग्जैक्टली टू, तो तीसरा नहीं ऑपरेट करना चाहिए। यूनियन पहला और तीसरा ऑपरेट कर रहा है, दूसरा ऑपरेट नहीं कर पा रहा। यूनियन दूसरा और तीसरा ऑपरेट कर रहा है, पहला ऑपरेट नहीं कर रहा। अपॉन P ऑफ X, इजंट इट? और ये क्या होगा? आपने इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है ऊपर, आप देखिए यहां पे दिस वन एंड दिस वन। क्या था? 3/32 प्लस 3/32 प्लस 1/32, इजंट इट? सो दैट इज इक्वल्स टू 7/32 और P ऑफ X क्या है? 1/4। So that is equals to 7/32 into 4/1, that is equals to 7/8। ये ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमें क्या दे रखा है? That is equals to 7/8। So ऑप्शन बी is true। ऑप्शन सी में क्या है? हमें क्या निकालना है? P ऑफ X/X2। दैट मीन्स इंजन 2 ऑपरेट कर रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि शिप ऑपरेशनल है? दैट मीन्स P ऑफ X इंटरसेक्शन X2 अपॉन P ऑफ X2। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स शिप ऑपरेशनल है और इंजन 2 ऑपरेट कर रहा है, तो क्या कंडीशन होंगे इसके? P ऑफ X इंटरसेक्शन X2 को हम कैसे लिख सकते हैं? P ऑफ X1 इंटरसेक्शन X2 इंटरसेक्शन X3 कॉम्प्लीमेंट प्लस P ऑफ X1 इंटरसेक्शन X2 इंटरसेक्शन X3 प्लस P ऑफ X2 इंटरसेक्शन X3 इंटरसेक्शन X1 कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? कि शिप ऑपरेशनल है और X2 इंजन फंक्शन कर रहा है। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, शिप ऑपरेशनल कब है? जब एटलीस्ट 2 इंजन प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो P ऑफ X1 इंटरसेक्शन X2 इंटरसेक्शन X3 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दिस वन 3/32। सो 3/32 प्लस X1 इंटरसेक्शन X2 इंटरसेक्शन X3, दिस वन that is equals to 1/32 plus X2 intersection X3 intersection X1 complement, this one that means 1/32, that is equals to 5/32। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5/32। P ऑफ X2 क्या है? 1/4, that is equals to 5/32 upon 1/4, that is equals to 1/8। और हमें दे क्या रखा है इसमें? 5/16, that means this answer is also incorrect। सिमिलरली आप डी को भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या कहा गया है? P ऑफ X/X1। ऑप्शन डी या that is equals to P of X intersection X1 अपॉन P of X1। आप जब सिमिलरली इसे P of X intersection X1 को इस फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से, तो आपको क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी? और ये क्या दे रखा है? 7/16। दैट मीन्स ऑप्शन बी और ऑप्शन डी करेक्ट है। सो ऑप्शन बी कॉमा डी आर करेक्ट।
ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली आप इसमें बहुत से स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। आपको समझाना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताया है, एक एक पॉइंट बताया है, इसलिए क्वेश्चन लंबा दिख रहा है आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन नहीं था, आपको इसमें कॉमन सेंस यूज करना है और जो थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी का आपने पढ़ रखा है पीछे, उस पॉइंट को यूज करना है। आपको और कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है। आपने जो भी एनसीईआरटी में पढ़ रखा है, जो भी आपने हमारे पिछली वीडियोज में पढ़ रखे हैं, वही आपको यूज करना है और अपना थोड़ा ब्रेन, कॉमन सेंस, दैट्स ऑल।